सुहागरात को पत्नी ने अंधेरे में ही मेरे साथ पति ने कहा, हमारे यहाँ शादी की पहली रात को पति और पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखते तो बुरा शकुन माना जाता है। मैं भी शर्म के मारे कुछ ना कह सके। सारी रात उसने अपनी मोहब्बतें मुझ पर लुटाए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं था। थोड़ी देर करी थी तो हर कमरे के अंदर आया और उसे माफ करना, रात को मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। मैं सारी रात वहां पर था और तुम्हारे पास नहीं आ सकते। ये सुनकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। अगर पति अपने दोस्त के साथ था तो रात को मेरे साथ कौन था? मेरा नाम आरती है। मैं बहुत जिंदादिल और खुशमिजाज लड़की थी। एक बहुत अच्छे परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए किस कदर पूरा होगा और मुझे किस तरह की परेशानी को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं तो सारी जिंदगी की आंखों में पली बड़ी थी। शादी के बाद मुझे स्पर्श। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी शादी ही ना करती, हमेशा अपने माता पिता के दर पर बैठी रहती। लेकिन लड़कियों को हमेशा अपने पिता के घर पर नहीं बिठाया, जान की शादी की जाती है और उनको अगले घर विदा किया जाता है। ये जाने बिना कि अगले घर में उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार हो सकते हैं। मेरी आंखों में बहुत सारे सपने थे। अपने आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत सारे अरमान सजाए बैठी थी। मैंने अपने पति को देखा तो नहीं था, लेकिन सबसे मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी थी। तब का कहना था कि हमारी चांद सूरज की जोड़ी है और मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है। ये सुनकर मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि मैं अपनी सास और नंदू से मिली थी। वो बहुत अच्छे थे। सब मेरी किस्मत और कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छा परिवार मिला। मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रही थी। मैं विदा होकर अपने पति के घर आ गई थी। फंक्शन खत्म हुआ तो मेरे सहेलियों ने मुझे दूल्हे के कमरे में बिठाया। लोग लगातार मेरे साथ छेड़छाड़ कर रही थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरा इंतजार बेचैन करता जा रहा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा पति नहीं आएगा और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि नींद मुझ पर हावी हो रही थी। पिछले कई दिनों से शादी के फंक्शन की वजह से मैं थकावट, भारी लहंगे और भारी देवर की वजह से मुझे बेचैनी हो रही थी। दिल कर रहा था कि मैं ये भारी जेवर उतार दूं और अपना कपड़ा चेंज करो, क्योंकि मुझे दूर दूर तक अपने पति के आने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मेरा दिल बुझता जा रहा था। मायूसी मुझे कह रही थी। एक पल को मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता था। वो किसी और लड़की को पसंद करता था। इसी वजह से अब तक वह मेरे पास नहीं आया। वरना पहली रात को पति अपनी पत्नी के पास आते हैं। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे और मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी कि कुछ गड़बड़ तो जरूर था, वरना अब तक मेरा पति कमरे के अंदर, अभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं घूंघट की आड़ में थी। अभी मैंने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया था कि अचानक से पूरे कमरे में अंधेरा भी एल्बम एकदम सपना घूंघट पर हटा लिया। अपने पति के आने से खुश थी, एकदम से अंधेरे की वजह से डर गई थी और पूछने लगी कि कौन है, किसने बंद किया है। तब मेरे पति ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लग गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी हमसे पूछा, क्या आपने लाइट क्यों बंद कर दी? मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे घबराहट महसूस हो रही है। तब मेरी पत्नी ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त किसी की भी चीज से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ शादी की पहली रात, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के शब्द देखे तो अकड़ हो जाती है। शायद तुम्हें इस बात के बारे में मेरे घर वालों ने नहीं बताया। तब मैंने भी ना में सर हिला दिया और मैंने कहा, नहीं, मुझे तो आपके घर वालों ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये तो अजीब रस्म है। तब मेरे पति ने कहा कि मैं इन रस्मों में बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत मानता हूँ, और हाँ, ये बात सही होती है। मेरे पति
बहुत करीब आ गया था और मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं अपने पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मगर मेरे दिल में ये ख्याल ज़रूर था। इतने महंगे पार्लर से मैं तैयार होकर आई थी और सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और मेरे पति ने लाइट ही बंद कर दी और मेरे हसीन चेहरे को नहीं देखा। हालांकि वह अपनी हथेलियों से मेरा चेहरा छूकर महसूस कर रहे थे और मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल बुझ गया था। मैं चाहती थी मेरा दुल्हन बना हुआ रूप मेरे पति रोशनी में देखता और मेरी तारीफ करता। लेकिन पति के जजों की शिद्दत देखकर मैं काम के रह गई और सारी बातें भूल गई क्योंकि एक अजीब ही कुमार था जो मेरे वजूद का हिस्सा बन गया था और पति की मोहब्बत के सामने में बेबस हो गई और सारी बातों को भूल गई। अगर उस वक्त एक पल के लिए भी मुझे एहसास हो जाता है कि यह आदमी कौन है तो कभी भी मैं उसकी तरफ नहीं होती। सारी रात हम दोनों एक दूसरे में मग्न रहे। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, लेकिन ये सिर्फ मेरा भ्रम था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मेरी जिंदगी की सबसे खराब रात होने वाली थी। सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो मैंने अपने पति को बिस्तर पर नहीं पाया, लेकिन मेरे वजूद से उनकी महक आ रही थी। मैं वॉशरूम में गई और नहा के आ गई। अभी मैं अपने पति के बारे में ही सोच रही थी। दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आता हुआ दिखाई दिया और दिन की रोशनी में उनको देखकर मैं शर्मा गई क्योंकि मुझे रात वाला मंतर याद आ रहा था। मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ा हुआ था और मेरी निगाहें झुकती ही चली जा रही थी। शर्म से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। मगर अंदर आते ही पति ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मुझे लगा कि मेरे कमरे की छत मेरे सर पर आकर गिर गई हो। मैं बिल्कुल सख्त बनी खड़ी हुई थी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। शायद सदमा इस कदर पड़ा था। मेरे लाभ ही नहीं पा रहे थे। मेरे पति ने अंदर आते ही मेरा साथ दिया और कहा कि मुझे माफ करना, सारी रात तुम्हारे पास नहीं आ पाया और तुम मेरा इंतजार करते करते सो गई क्योंकि मेरे दोस्त का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ गया था। मेरी सारी रात अस्पताल में गुजर गई। अब मेरे दोस्त की तबीयत को घर आया हूँ। कोई भी पति अपनी सुहागरात को अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाता है, जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना आ जाए, और मेरा जिगरी दोस्त मौत के मुंह में था। इसके पास जाना पड़ा, वरना मैं तुमको अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाता। मुझे उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझो कि मुझे बहुत अफसोस है। अपनी शादी की पहली रात थी। तुम्हें इंतजार की सूली पर लटकाया और तुम्हें मायूस किया, लेकिन अब नहीं होने दूंगा। का मौका नहीं दूंगा। बेताबी से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब कुमार था, लेकिन मैं तो उसकी बातें सुनकर पत्थर की बन गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आखिर यह क्या बोल रहा था? इसके कहने के मुताबिक ये था कि सारी रात घर नहीं आया था, तो रात को जो मेरे कमरे में आया था, तो फिर वह कौन था जिसके साथ मैंने सुहागरात मनाई थी? मुझे पत्थर का पुतला बना देखकर मेरे पति मेरे करीब आया और उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे अंदर तो पड़ी हुई थी। रात वाला मंदिर मुझे किसी स्थान के दर्शन ऐसा लग रहा था। कुछ देर पहले जो मंदिर मुझे खूबसूरत लग रहा था, जिसको मैं सारी जिंदगी नहीं बोलने वाली थी, अब एकदम सब मेरे लिए बहुत भयानक हो गया था। मेरे जिस्म से उठती हुई महक अब तूने ले लिया था। मेरा सारा बदन जलने लगा था, ये सोचकर कि किसने मुझे छुआ और मेरा फायदा उठाया। अब मेरा पति मेरे करीब आ गया था। वह अपने पति होने का हक मुझसे वसूल कर रहा था, लेकिन मेरा तो दिमाग जैसा एक बात पर अटक चुका था। मैं अपने शौहर को ना कुछ बता सकती थी, ना उससे कुछ पूछ सकती थी, और मैं घर मुझे नहीं मालूम था कि रात को जिस आदमी ने मेरे साथ सुहागरात मनाई थी, वो कौन था, मगर उसने ये गंदी हरकत क्यों की थी।
अगर मेरी पति को और मेरे घर वालों को इस बात की भनक लगती है तो वह लोग शादी के पहले दिन ही मुझे मेरे माँ बाप के घर रवाना करते थे, और मेरे माँ बाप पहले ही दिन मुझे वापसी देखकर सदमे से मर जाते। इस एक बात की वजह से क्या कुछ हो जाना था, इसलिए मैंने अपना मुंह से लिया था, लेकिन मेरे दिल और मेरे दिमाग की जो हालत हो रही थी, लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। जिंदगी इस कदर मुश्किल हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जो अपनी नई जिंदगी के सपने सजाकर इस घर में आई थी, पहली रात किसी बेदर्द इंसान ने मेरी आंखों से वह सपने छीन लिए और मुझे परेशानी और जन्नत की आग में डाल दिया था। मेरी खुशियां खा गया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने आंसू अपनी आंखों के पीछे धकेल रही थी कि मेरा चेहरा देखकर कोई हकीकत तक पहुंच ना सके। मेरे पति ने अपने पति होने का हक वसूल कर लिया था और मुझसे पूछता जा रहा था कि क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो। मैं अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लाना चाहती थी, लेकिन वह भी नहीं ला पा रही थी। तब मैंने बहाना बना दिया कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, तब वो कहीं गुम हो गया। जब हम दोनों फ्रेश होकर बाहर हॉल में गए तो मेरे सास ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे एक भारी भरकम जुड़ा पहनने के लिए बहुत सारे देवर निकाल कर दिए। मैंने बहन ली थी और मेरी नंद मुझे मेकअप करती जा रही थी और मैं मुझे दिल के साथ तैयार हो रही थी। मेरे अंदर जैसे एक जंग छिड़ी हुई थी। वहाँ का शुक्र है कि मेरा पति इस कदर खुश था कि उसे कुछ पता नहीं चल सका कि उससे पहले ये हक कोई और वसूल कर कभी गलत तरीके से मुझे तैयार करके सारे मेहमानों के सामने लाया गया था, जहाँ पर बहुत सारी औरतें और मर्द बैठे थे। कुछ खानदान की थी, कुछ इस घर की थी। वहां मौजूद हर लड़की के चेहरे को मैं गौर से देख रही थी और पहचान की कोशिश कर रही थी कि रात को जिसने मेरे साथ यह गलत हरकत की थी तो आदमी कौन था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या फिर बादशाह कौन था? मैं लोगों के चेहरे और उनकी आंखें पढ़ने की कोशिश करती रही तो मुझे दो लोगों को देखकर शक महसूस हुआ, क्योंकि वह अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे और उनके होठों की मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों में से ही कोई एक शख्स था जिसने मेरे पति के गैर मौजूदगी होने का फायदा उठाया और रात के अंधेरे में मेरी इज्जत पर हाथ डाला। और दुख तो इस बात का है कि मैंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि वह मेरा पति है और उसका पूरा हक है मेरे ऊपर। मैंने सारी जिंदगी अपने के लिए खुद को संभाल कर रखा और किसी दूसरे लड़के से किसी तरह का रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन शादी होती है मेरे साथ जो यह अनहोनी हो गई थी, उसके बारे में मैं किसी से कुछ कह नहीं सकते। ऐसी परेशानी में रात दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मैंने अपने पति पर यह जाहिर नहीं किया कि मेरे साथ किस किस्म का हादसा हो चुका है। कुछ दिनों बाद फिर से मेरे कमरे और कोई अंदर आया। मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। मैंने डरकर पूछा, कौन है? तभी मेरे मुंह पर हाथ रखकर उस शख्स ने मुझे बिस्तर पर गिराया और मुझ पर चढ़ गया। अब मैं समझ ही नहीं है, बल्कि वह इंसान था जिसकी दरिंदगी का निशाना में शादी की पहली रात को ही बनी थी। मैं रोना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, मगर मजबूती से मेरे मुंह पर था जिसने मेरी आवाज को दबा रखा था। मैंने उसके हाथ पर बुरी तरह से काटा तो उसकी जोर से चीख निकल गई और उसने जोर का थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। इसके इस कदर जोर से मारने पर एक पल को मुझे कुछ होश नहीं रहा और वह मेरे साथ दरिंदगी करता रहा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उसको अपने ऊपर से हटाना चाहती थी, उसको इस बात का यकीन दिलाना चाहती थी, वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरा सब कुछ मेरे पति के लिए है। मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म नहीं करो, लेकिन वह इंसान, उसे इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था और बहुत जालिम आदमी मेरे जिस्म को नीचे जा रहा था। ना जाने मेरा खुद का पति कहाँ पर था। मैं अपने पति को दिल ही दिल में पुकार रही थी और मैं भगवान से तमन्ना कर रही थी कि मेरा पति कमरे के अंदर आ जाए,
लेकिन पता नहीं वह कहाँ चले गए थे, जबकि वह आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और इसी हालत पर बिस्तर पर पड़ी रही, मेरा जिस्म थर-थर कहाँ पड़ा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़-रगड़ के साफ करने लगी। ना जाने वह कौन-सा आदमी था, जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रही थी और वह लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। काफ़ी देर तक अपने शरीर को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे पति परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद को जल्दी ही काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी कि आप ठीक तो है, आपके चेहरे पर इतनी। मेरा पति कहने लगा, ना जाने उसे क्या हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा। रात तक बिल्कुल ठीक था। आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब, कुल भी होश में नहीं आ रहा था। यह बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल आता रहे थे। मेरा पति पहली रात को जब गया था तब इनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। अचानक उसके दोस्त की तबीयत खराब होना, मुझे इन सब चीजों के पीछे एक ही आदमी का हाथ तक आता था, जो मेरे पति के गैरमौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ बाप की याद ज्यादा आ रही है, तुम्हें तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सरना में हिला दी थी और आंखें बंद करके अपना सर अपने पति के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। काफी दिन हो गए थे। मुझे अपने माँ बाप के भी बहुत याद आती थी। सहेलियाँ, अपना घर, अपना आंगन, सब कुछ मुझे बहुत याद आ रही थी। बस मैं किसी भी तरह से यहाँ से जाकर अपने घर वालों के पास रहना चाहती थी। मैं अपने पति की तो मुझे ही देख रहे थे। मैंने उनको देखते हुए कहा था, मुझे अपने घर जाना है। मुझे मेरे माता पिता बहुत याद आ रहे हैं। ये सुनकर कहने लगा, अभी अपने माँ बाप के पास जाने की जिद कर रही हो। मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो जाने नहीं दे सकता। कुछ और था मेरे साथ बिता लो। उसके बाद तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ आऊंगा। लेकिन मैंने उनकी बात को काटते हुए भी कहा था, आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ तो आप मना कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, लेकिन उनको देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह मुझे लेकर जाएंगे। इसलिए मैं उनसे मेहनत करने लगी और कहने लगी, प्लीज नहीं, मेरे साथ है। मैं आपकी ही हूँ, आपका जब दिल चाहेगा आप मुझे ले आना, लेकिन अभी मुझे फिलहाल मेरे मम्मी पापा के घर जाने दो। मेरा दिमाग बहुत सी उलझन में उलझ गया है। मैं कुछ दिन अपनों के पास रहना चाहती हूँ। मेरी यह बात सुनकर मेरा पति बेचैन हो गया और उसने मेरे गले पर हाथ रखते हुए पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ आरती, तुम ठीक तो हो? कैसी उलझन के बारे में बात कर रही हो? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? यह मेरी माँ ने तुमसे कुछ कहा? मैं फौरन से अपनी जगह से खड़ी हो गई। मुझे एक और फिक्र होने लगी थी कि कहीं वह किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। इसलिए मैंने तुरंत नाम ऐसी हिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, बस मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है और कोई बात नहीं है। मेरे पति यह बात सुनकर शांत हो, ठीक है, सुबह मैं तुम्हारे माता पिता के घर छोड़ आऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए मुझे मेरा वक्त दे दो। ये बोलकर उन्हें मुझे अपनी बाहों में कस लिया और मुझ पर हो मेरा दिल एक अलग ही कसम किसका शिकार था। मैं अपने पति के साथ वफादार नहीं थी। उनके होते हुए मेरे जिस्म का कोई और आदमी मालिक बना हुआ था और इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं जानती थी। लेकिन मैं भी उस आदमी को नहीं जानती थी जो ये हरकत मेरे साथ कर रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया था, अब हर हाल में उस आदमी का पता लगाकर दम लूंगी, क्योंकि मैं हर रोज इस दलदल में नहीं रुकना चाहती थी। अगले दिन सुबह होते ही मेरे पति मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़कर जा चुके थे। घर आने के बाद मैं अपने मम्मी की
और जोर जोर से रोने लगी। ना जाने उनके सीने से लगकर मुझे इतना रोना क्यों आ रहा था, मैं खुद नहीं जानती थी। बस मेरी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। वहीं पर उनके गोद में सर रखकर लेट गई। मेरी माँ मेरे सर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, सब ठीक तो है, तुम इतना क्यों रो रही हो? हमने शादी की है। तुम्हारी बता क्या हुआ, कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम दामाद जी से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उन्हें मैं कैसे बताती कि मैं कैसी परेशानी में गिरी हुई हूँ। मैं खामोशी से उनके और ना जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं उनके गोद में सर रखे रखे सो गई। शाम के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर मौजूद थी। मैं उठी और कमरे से बाहर आ गई। मेरी माँ किचन में मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे बातें करने लगी और उनको हर परेशानी से मुक्त करने लगी कि मैं आपकी जुदाई की वजह से कितना रो रही थी और कोई बात नहीं है। लेकिन वो मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए एक ही बात कह रही थी, नहीं कुछ तो तुम मुझसे छुपा रही हो। मेरी बेटी कितनी कमजोर नहीं थी जब भी वह इतना रो रही है। वो हमेशा से बहादुर रही है। लेकिन आज तुम्हारा इतना रोना मुझे खुद परेशान कर गया है। अगर कोई परेशानी है तो बेटा बता दो। हमने तुम्हारी शादी की है तो भी तो नहीं कर दिया। तुम्हारा रिश्ता आज भी हमारे लिए है। मेरे माँ के मुंह से ये सुनकर मेरा दिल भर आया था और मैं बच्चों की तरह होकर उनके सीने से लग गई। लेकिन मैं इस बार भी कुछ नहीं बोली थी। कुछ बातें ना हमारी खामोशी ही हमारे लिए सही होती है। कमरे में आने के बाद मैं सारी चीजों को सोच रही थी। शादी से लेकर आखिर तक कौन था वह आदमी जो मुझे अपनी नजरों में रखा हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा कोई आदमी अपनी शादी पर नजर नहीं आया था जो मुझे देख रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आए। बहुत से लोगों ने मुझे दुआएं दी थी, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी मेरे करीब नहीं आया था। जैसे मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो। 2 दिन लगातार सोचती रही। पर ये 2 दिन मैंने हर पल को याद करके गुजार दिया। शाम के वक्त मेरे पति मुझे लेने आने वाले थे। इस वजह से मैं उनके लिए तैयार हो गई थी। मेरे माँ ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। उनके आते ही हमने खाना वगैरह खाया और मैं अपने पति के साथ घर आ गई थी। घर आने के बाद उन्हें मुझसे यही सवाल किया कि अब तुम खुश हो ना, अब तुम्हें किसी चीज की परेशानी तो नहीं है ना। मैंने सरना में हिला दिया और उनका शुक्रिया अदा करने लगे कि मुझे जाने की इजाजत भी दी थी। जबकि को बेकरार से होकर मेरे सीने से लग गए और कहने लगे, यार मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये 2 दिन मेरे कानों पर गुजरा है जबकि मैं भी उनकी बाहों में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। जितनी नरमी उनके हर एहसास में होती थी, इतनी गर्मी उस दरिंदे के साथ में नहीं होती थी। पति के पनाहों में जाने के बाद खुद के वजूद पर सिर्फ और सिर्फ खुशी महसूस करती हूँ। आज की रात मेरे पति ने इतने प्यार से अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। मेरा एक पल में दिल किया कि सारी सच्चाई बता दो कि उनके अलावा मेरा किसी और से भी रिश्ता है। लेकिन वह सब कुछ जबरदस्ती हुआ है। लेकिन मैं बहुत बढ़ चुकी। अगर मैं बता देती तो मेरी जिंदगी तबाह हो सकती थी। मेरे पति जो मुझसे अभी इतनी मोहब्बत कर रहे थे, वह नहीं करते बल्कि मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देते। सारी रात में उनकी जज्बातों को बर्दाश्त करती रही और सुबह जब मेरी आंख खुली और मेरे पति मेरे बराबर में ही लेटे हुए थे, मैं उठकर जाने लगी तो उन्हें एक बार फिर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उठाने लगे। दोपहर के 2 बजे हम लोग कमरे से बाहर आए थे। मेरी सास हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत अच्छी औरत थी। बहुत नरमी के साथ पेश आती थी। उनको देखकर मुझे अपनी माँ का ही एहसास होता था। हम लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। मेरे पति मुस्कुराते हुए मेरे बराबर में ही बैठे थे। आज मेरे पति का पूरा खानदान ही घर पर मौजूद था। मेरी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ननंद से ही हुई थी। मेरे सामने मेरे 2 देवर भी बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे, जबकि यह वही लोग थे जिनको देखकर मुझे उन पर शक हुआ था।
लेकिन जब मेरी सांसें मेरी पहचान उन दोनों से करवाया तो मैं खामोश हो गई और मेरा जो शक, क्योंकि कोई भी देवर अपनी भाभी के साथ यह गंदा काम नहीं कर सकता और इन्हीं रस्म करने का शोर उठ चुका था। यहाँ पर एक रस्म होती थी कि देवर अपनी भाभी को अपने हाथ से खेल खिलाएगा। पहले मेरा बड़ा देवर मेरे पास आया और चम्मच भर के मुझे खीर खिलाया, ना जाने मुझे क्या हुआ। मैं गौर से उसके हाथों को देखने लगी जो आदमी मेरे करीब आया था। उसके जिस्म पर बाल थे। मुझे वह पल याद था। मैं उसके बालों वाले हाथ तो बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी और मुझे एक पल लगा था उस आदमी को पाने में जो उस रात मेरे करीब आया, मुझे खिलाकर मुस्कुराकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया था और मैं बिल्कुल सख्त बर्फ की तरह हो गई थी। और जब मेरा दूसरा दे मेरे पास आया और चम्मच भर खीर मेरे मुंह के पास किया तो मैंने उसका वह हाथ देखा। ये देखकर मैं हैरान हो गई जो उस रात मैंने उस दरिंदे के हाथ में काटा था। निशान मेरे छोटे देवर के हाथ में था, बल्कि वह दोनों भाई एक एक रात मेरे करीब आए थे और मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही सगे देवर थे। यानी मेरे पति के छोटे भाई। मेरा दिल खून के आंसू रो या और मैं उसी वक्त अपनी जगह से खड़ी हो गई और एक जोरदार थप्पड़ दे मारी। इस हरकत से सब लोग हैरान हुए, अपनी जगह खड़े हो चुके थे। अभी थोड़ी देर पहले जो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी अब हरत हरत थी। तभी मेरे पति मुझे पीछे करते हुए कहने लगे, यह क्या हरकत है? तुमने मेरे भाई पर हाथ क्यों उठाया? जबकि मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। आपकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर आपके दोनों भाइयों ने मेरे साथ ही दुष्कर्म किया है। मेरी सांस भी हैरानी की हालत में अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी हुई थी, जबकि यही हाल मेरी नंद का भी था। मेरे पति गुस्सा भरी आंखों से अपने दोनों भाइयों को देख रहे थे, जो पहने हुए खड़े थे। मेरे पति बरसते हुए कहने लगे, क्या ये हरकत तुम दोनों की है? वह फौरन ही इनकार करना मिस कर हिलाने लगे, मगर उनके चेहरे सारी हकीकत बयां कर रहे थे और मेरे पति और उसके माता पिता दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए शायद समझ गए थे। इन दोनों को किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि तुम अपने देवर के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हो, बल्कि सबने मेरा साथ दिया और मेरी तकलीफ और दर्द को समझा। इस बात से डरती थी कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मेरा पति भी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेगा और अपने भाइयों का साथ देगा। मैं गलत थी। मेरी हालत की कब आई थी? मैंने पूरी तरह से पति को सारी बातें बता दी। मेरा पति उन पर हाथ उठाने लगा और वह लोग माफी मांगने लगे कि हमें माफ कर दो, गलती हो गई है। पति आ गया था। मेरे पति ने मुझसे कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते जहाँ मेरी पत्नी उस घर में नहीं रहेंगे। इस तरह हम अलग घर में शिफ्ट होंगे। मगर आज भी वह वक्त में नहीं बोल पाती हो। मेरा पति हर वक्त मुझसे माफी मांगते हैं क्योंकि उसके भाइयों ने मेरे साथ हरकत की थी। इस वजह से वह खुद को कसूरवार समझते हैं कि उन्हें समझाती हूँ, आपका नहीं है, कसूर आपके भाइयों का है। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं उनकी भाभी, जी भाभी तो माँ समान होती है। उनके बड़े भाई की बीवी थी, उनके घर की इज्जत थी, लेकिन उन लोगों ने इन सब बातों को नहीं सोचा और अपने घर के अंदर ही दरिंदगी पर उतर आए। हालांकि अब वह भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन अब उनकी शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं था। मेरी सास और मेरी नंद मेरे घर आते थे और हर वक्त मुझसे माफी मांगते। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं उन सब बातों को भूलने की कोशिश की है, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था। लेकिन फिर भी मैं अपने पति पर यह जाहिर होने नहीं देती थी कि अब तक मैं बहुत बुरा वक्त नहीं भूली हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को इन बातों से तकलीफ होती है। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था तो मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। अब हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसकी वजह से हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गए थे।
उस दिन के बाद मैंने दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं देखी, ना मेरे पति ने उनसे किसी का कोई ताल्लुक रखा और वह लोग इसी काबिल थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।